भारत के टोटल एयर पॉल्यूशन में 30% तक योगदान सिर्फ व्हीकल्स का रहता है। अगर ये वजन में तोला जाए तो ये साल भर में ऑलमोस्ट 3 लाख किलो पीएम 2.5 पार्टिकल्स हमारी हवा में रिलीज हो रहे हैं। और यही वजह है कि हमारी सरकार दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लागू करने ही वाली है, यानी कि BS7। लेकिन ये BS7 जिन एमिशन स्टैंडर्ड्स का कॉपी पेस्ट वर्जन है, वही यूरो 7 नॉर्म्स अपने आप में एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन के खड़े हैं। जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने यूरो 7 नॉर्म्स लाने की बात कही, तो वहाँ के फार्मर्स, पब्लिक और कार ब्रांड्स तो विरोध में उतरे ही, बल्कि खुद जर्मनी, इटली, पोलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश भी खुलकर विरोध में आ गए। और ये वो देश हैं जो ग्लोबल ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा स्टेक रखते हैं। जिसके बाद EU ने नॉर्म्स हल्के लूज करने को अग्री भी किया। अब इसे समझिए कि पहली बार जब 1992 में यूरो 1 नॉर्म्स आए थे, तब उसमें जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल 970 मिलीग्राम्स रखा था, वो यूरो 7 नॉर्म्स में घटाकर सीधा 60 मिलीग्राम्स कर दिए गए हैं। और अब इमेजिन करिए कि आने वाले BS7 नॉर्म्स इतने ही इम्पॉसिबल साउंड करने वाले यूरो 7 नॉर्म्स की एग्जैक्ट कॉपी है। और इंडिया में लागू होने वाली BS7 नॉर्म्स केवल डीजल और पेट्रोल कार्स का ही गला नहीं दबाएंगे, बल्कि जीरो टेल पाइप एमिशंस करने वाली इलेक्ट्रिक कार्स पर भी BS7 नॉर्म्स शिकंजा कसेंगे। और यही वजह है कि BS7 इंडिया के सबसे पॉपुलर कार सेगमेंट एसयूवीज के लिए काल बनने वाले हैं। और पूरे चांसेस हैं कि ये एमिशन नॉर्म्स बजट सेगमेंट की कार्स को भी लगभग खत्म कर देंगे। BS7 में ऐसा क्या है और क्यों इसकी वजह से पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पैनिक मोड में है, ऐसे सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। BS7 नॉर्म समझने के लिए पहले BS नॉर्म्स की ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। BS यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए वो नॉर्म्स हैं जो हर एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को मीट करने पड़ेंगे अगर उसे इंडिया में अपने व्हीकल्स बेचने हैं तो। ये BS नॉर्म CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सेट करता है। हालांकि सारे BS नॉर्म सिंपली यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स पर ही बेस्ड हैं। ये सबसे पहले इंडिया में साल 2000 में लागू हुए थे, तब इसे BS1 नहीं, इंडिया 2000 का नाम दिया गया था। और फिर 5 साल बाद 2005 में BS2 आया, इसके बाद 2010 में BS3 और फिर 2017 में BS4 एमिशन नॉर्म्स आए। लेकिन BS4 तक आते आते भी इंडिया एमिशन नॉर्म्स में इतना पीछे चल रहा था कि हमें BS5 स्टैंडर्ड स्किप करने पड़े। और फिर बिना किसी प्रायर तैयारी के ही 1 अप्रैल 2020 को BS6 नॉर्म्स रोल आउट कर दिए गए, जिसके बाद ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मच गया। और तब आनन फानन में गाड़ियों पर 2.5 लाख का डिस्काउंट देकर कंपनीज को BS4 व्हीकल्स का लॉट खाली करना पड़ा। BS6 नॉर्म्स में गाड़ियों को एमिशन कंट्रोल करने के लिए इंजन के इंटरनल स्ट्रक्चर में तो चेंजेस करने ही थे, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी और हैवी कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी लगाने पड़े। इसके अलावा जो मेन पॉल्यूटिंग केमिकल्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे पार्टिकल्स, इनकी लिमिट्स हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई। एग्जाम्पल के लिए BS4 में डीजल इंजन के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी वो गैस जो सबसे ज्यादा जहरीली है, उसकी जो लिमिट थी वो BS6 में एकदम से 70% तक रिड्यूस कर दी गई। इस चक्कर में मारुति जैसे ब्रांड्स को नेशनल इंजन ऑफ इंडिया यानी DDIS इंजन को बंद करना पड़ा और मारुति ने हमेशा के लिए डीजल कार्स बनानी ही छोड़ दी। और कई सारे ब्रांड्स को BS6 के चक्कर में तो अपनी गाड़ियां ही बंद करनी पड़ गई। अब इससे जैसे तैसे ऑटो मेकर्स मैनेज कर ही रहे थे कि फिर 2023 में BS6 फेज 2 भी आ गया। BS6 फेज 2 में सबसे खतरनाक चीज ये थी कि अब गाड़ियों के एमिशंस लैब में नहीं, बल्कि कार्स और बाइक की रियल ड्राइविंग कंडीशंस में टेस्टिंग होती है। इस चीज के लिए आप फोक्सवैगन डीजलगेट स्कैंडल को गाली दे सकते हैं। और रियल वर्ल्ड एमिशन के लिए सारी गाड़ियों में एक ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम फिट किया जाने लगा, जो आपके ड्राइव करते टाइम इंजन एमिशंस को रियल टाइम में मॉनिटर करता रहता है। और BS6 में मैंडेटरी ये सारी टेक्नोलॉजी जब व्हीकल्स में फिट करनी पड़ी, तो अल्टीमेटली बाइक्स और कार्स के दाम बेतहाशा बढ़ गए। अब बात करते हैं BS7 नॉर्म्स की। BS7 भी यूरो 7 स्टैंडर्ड्स की ही एग्जैक्ट कॉपी है। यूरो 7 अगले साल जुलाई 2025 में यूरोपियन कंट्रीज में लागू हो जाएंगे और BS7 भी इंडिया में 2027 तक कभी भी आ सकते हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऑटो मेकर्स को ये वार्निंग दी है कि अब BS7 नॉर्म्स को लागू करने से पहले वो कोई वार्निंग नहीं देंगे, इसलिए ऑटो मेकर्स खुद को इसके लिए तैयार कर लें। अब ये समझिए कि BS7 नॉर्म्स में ऐसा क्या है कि सारे ऑटो मेकर्स पैनिक में हैं। दरअसल इससे पहले जो भी एमिशन नॉर्म्स थे, जैसे BS6 या यूरो 6, उसमें पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन में थोड़ा एमिशन लिमिट का रिलीफ दिया गया था। जैसे BS6 में नाइट्रोजन ऑक्साइड की लिमिट पेट्रोल के लिए 60 मिलीग्राम्स थी, वो डीजल में 80 mg अलाउड थी। लेकिन यूरो 7 या BS7 में पेट्रोल और डीजल की लिमिट खत्म करके दोनों को ही 60 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर कर दी जाएंगी, जो कि पेट्रोल में तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन डीजल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। और ऐसे में करंटली चालू बहुत सारे डीजल इंजन और गाड़ियों को बंद करना पड़ जाएगा और BS7 में दूसरे पोल्यूटिंग पार्टिकल्स की भी लिमिट और कम कर दी जाएगी।
इसके अलावा BS7 कंप्लाइंट करने के लिए व्हीकल्स में अब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम की बजाय ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगेंगे, जो ओवर द एयर आपकी गाड़ी का एमिशन डेटा कंसर्न अथॉरिटीज को ट्रांसफर करते रहेंगे। इसके लिए इंजन के हेड से लेकर एग्जॉस्ट पाइप तक बहुत सारे एक्सपेंसिव सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। और अभी एग्जॉस्ट पाइप में जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं, वो जब तक 400 डिग्री पर गर्म नहीं होते तब तक एग्जॉस्ट गैसेस से रिएक्ट करके एमिशंस कम नहीं कर पाते। लेकिन अब BS7 नॉर्म्स में इस कैटालिटिक कन्वर्टर पर हीटर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि इसे गाड़ी के स्टार्ट होने से पहले ही 400 डिग्री पर गर्म करके रखें, जो अपने आप में बहुत ही कॉस्ट हंग्री प्रोसेस होने वाली है। इतना ही नहीं, BS7 में अब गाड़ी के ब्रेक्स और टायर से भी होने वाले पोल्यूशन पर शिकंजा कसा जाएगा। यानी कि टायर के घिसने और ब्रेक पैड्स एंड डिस्क के घिसने से जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, BS7 या यूरो 7 में उस पर भी लिमिट सेट कर दी गई है। और BS7 में वो भी होगा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन रेगुलेशंस के लपेटे में अब इलेक्ट्रिक कार्स भी आ जाएंगी। इसके तहत ईवीज की बैटरी की ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी पर फोकस किया जाएगा, और ये रूल्स हाइब्रिड कार्स की बैटरी पर भी लागू होंगे। यानी कि पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी की 5 साल बाद भी चार्ज होल्ड कैपेसिटी 80% तक होनी चाहिए, और 8 साल बाद यही बैटरी हेल्थ 72% से नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे होगा ये कि ईवी कार्स की लाइफ साइकिल में बैटरी रिप्लेसमेंट चांस एकदम कम हो जाएंगे, क्योंकि बैटरीज को डिस्पोज करना और नया बनाना अपने आप में बहुत हैवी पॉल्यूटिंग प्रोसेस है। और ऑटोमेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि BS7 के ये इतने स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स गाड़ी की पूरी लाइफ टाइम तक कंपाइल करने पड़ेंगे। यानी जो एमिशन नॉर्म्स BS6 में इंजन को 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक फॉलो करने होते थे, वो अब BS7 में 10 साल और 2 लाख किलोमीटर तक कंपाइल करने पड़ेंगे। लेकिन BS7 नॉर्म्स जब आ जाएंगे तो हमें इससे कुछ फायदे भी मिलेंगे। जैसे एमिशन कम करने के लिए इंजन के अंदर फ्यूल बहुत एफिशिएंटली बर्न होगा। उससे अल्टीमेटली गाड़ियां बहुत ही अच्छा माइलेज देंगी। और इसके लिए इंजन छोटे भी हो जाएंगे, जिनसे पावर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा टर्बोस का भी इस्तेमाल होगा। और अगर कमर्शियल लेवल पर देखें तो जो टाटा महिंद्रा जैसे इंडियन ब्रांड्स हैं, जब वो यूरो 7 नॉर्म्स पर कार्स बनाने लगेंगे तो वो सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी अपनी गाड़ियां इजीली बेच सकेंगे। लेकिन फिलहाल BS7 के फायदे कम और नुकसान बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट लेवल पर एमिशन लाने के लिए ऑटोमेकर्स को अंधा पैसा इंजन की R&D पर लगाना पड़ेगा। और जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ BS7 इंजन बन के रेडी होंगे तो उनके दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कंज्यूमर इन्हें खरीद ही नहीं पाएंगे। और जब ये इंजन इतने महंगे हो जाएंगे तो बजट कार्स भी बजट से पूरी तरह बाहर चली जाएंगी, और शायद बजट कार्स की पूरी कैटेगरी ही तबाह हो जाए। और डीजल इंजन, वो तो अंडर 10 लाख वाली कार से गायब हो ही जाएंगे, और आप सिर्फ महंगी कार्स में ही डीजल ले पाएंगे। और ये भी मान के चलिए कि सारे पेट्रोल डीजल इंजन लेस पावरफुल तो होने ही हैं। और यही वजह है कि BS7 आने के बाद मैक्सिमम डीजल इंजन बंद हो जाएंगे। इस चक्कर में कई सारी कार्स की डेथ भी होना तय है। इसलिए बेचारे सारे ऑटोमेकर्स ये कह रहे हैं कि पहले से हमने ईवीज को लेकर आई डेडलाइंस को मीट करने के लिए सारी R&D फोर्स ईवीज के डेवलपमेंट में लगा रखी है, और अब यूरो 7 नॉर्म्स को कंपेटेबल करने के लिए इंजन पर बहुत बड़ी वर्कफोर्स लगानी पड़ेगी, जिस वजह से ऑटो कंपनीज के लिए बड़ा संकट होने वाला है। BS7 नॉर्म्स को देखें तो इसमें हम इंडियंस के लिए कुछ खास अच्छे संकेत दिख नहीं रहे, क्योंकि इसके बाद गाड़ियों के प्राइसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इन नॉर्म्स की वजह से महंगी हुई कार्स पर गवर्नमेंट आपको रोड टैक्स, सेस, GST या RTO टैक्स किसी भी चीज में छूट नहीं देने वाली। BS7 पर ये डीप इंसाइट आपको अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।